हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है न्यूक्लियस इलेक्ट्रिकल पर। पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था सर्किट ब्रेकर और उसके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आर्क, जो हमारे सर्किट ब्रेकर में आर्क उत्पन्न होता है, उसकी फिनोमिना क्या है, उसे घटने की कारण क्या है, क्यों वो घटता है। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी ट्रांसमिशन लाइन या पावर सिस्टम में सर्किट ब्रेकर जब भी ट्रिप करेगा जब उसमें फॉल्ट उत्पन्न होगा। जब कोई फॉल्ट उत्पन्न होगा तो सर्किट ब्रेकर के संपर्क के बीच एक बहुत अधिक फॉल्ट करंट जनरेट होता है। वहाँ पर एक अधिक फॉल्ट करंट रहेगा जिससे कि हमारा सर्किट ब्रेकर का कंटेक्ट अलग, बहुत तेजी से अलग होते हैं। ये जो कांटेक्ट होते हैं ये बहुत तेजी से एक दूसरे से अलग होते हैं, जिससे यहाँ इनके संपर्क क्षेत्र कम हो जाते हैं और संपर्क क्षेत्र कम हो जाने, धारा अधिक होने के कारण धारा घनत्व इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पर J इक्वल I/A होता है, ये कब होगा, ये अधिक रहेगा तो धारा घनत्व अधिक हो जाएगा। धारा घनत्व अधिक होने से हम दोनों संपर्कों के बीच टेम्परेचर अधिक हो जाता है, जिससे कि इनके बीच हम सर्किट ब्रेकर के माध्यम में आगे हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर होते हैं। उसमें आयल, इन दोनों माध्यमों के बीच आयल का उपयोग करते हैं या फिर एयर का उपयोग करते हैं। तो ये इनके जो कण होते हैं आयल या फिर एयर का, वो आयनित हो जाते हैं या फिर वेपर वाष्पित हो जाते हैं, जिससे कि इनके बीच एक कंडक्टर बन जाता है। ये आयनित हवा, एयर या फिर वाष्पित आयल एक कंडक्टर की तरह कार्य करते हैं, जिससे इनके बीच एक करंट प्रवाहित होने लगता है। जब ये करंट प्रवाहित होते हैं और हल्का से इनके दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके कारण ये आर्क को बनाए रखते हैं और आर्क एक कम प्रतिरोध पाथ, आर्क एक कम प्रतिरोध का पाथ देता है, जिससे कि हमारा धारा वो प्रवाहित होती रहती है और सर्किट ब्रेकर के मतलब पूरी तरह से ट्रिप होने में थोड़ा सा समय लगता है। इसको हम देखेंगे किस तरह लिखना है एग्जाम में या फिर किस तरह हमको याद करना है। यहाँ पर देखेंगे सब कुछ लिखा गया है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो सुरक्षा प्रणाली द्वारा खोले जाने से पहले सर्किट ब्रेकर के संपर्कों के माध्यम से एक भारी धारा प्रवाहित होती है। जब सब किसी भी ट्रांसमिशन लाइन या पावर सिस्टम में फॉल्ट होता है तो वहाँ एक बहुत भारी धारा प्रवाहित होती है, जिससे कि सर्किट ब्रेकर ट्रिप करता है। जब संपर्क अलग होने लगता है, संपर्क क्षेत्र तेजी से कम हो जाता है। वहीं पे यहाँ पर हमने बताया कि जब ये जो हमारा कांटेक्ट है अलग होंगे तो इसका जो संपर्क क्षेत्र कम होगा और धारा अधिक है तो हमारा धारा घनत्व तो बढ़ जाएगा। संपर्क क्षेत्र तेजी से कम हो जाता है और बड़ी प्रदोष धारा के कारण धारा घनत्व में वृद्धि होती है। इसलिए तापमान में वृद्धि होती है। संपर्कों के बीच माध्यम में उत्पन्न गर्मी हवा को आयनित या वाष्पीकृत करने के लिए पर्याप्त होती है। दोनों माध्यमों के बीच हम लोग हवा या फिर वैक्यूम या फिर आयल का उपयोग करते हैं, जिससे उसके कण गर्मी के कारण आयनित हो जाते हैं या फिर वाष्पित हो जाते हैं। संपर्कों के बीच माध्यम में उत्पन्न गर्मी हवा को आयनित या वाष्पीकृत करने के लिए पर्याप्त होता है, जिससे कि वे कंडक्टर के रूप में कार्य करती है और संपर्क के बीच आर्क उत्पन्न हो जाता है।
पोटेंशियल डिफरेंस संपर्कों के बीच काफ़ी छोटा होगा। जो हमारा ये दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच बहुत ही कम होता है, लेकिन ये आर्क को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होता है। आर्क एक कम प्रतिरोध प्रदान करता है और परिणाम स्वरूप सर्किट में धारा तक प्रवाहित होती रहेगी। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है। सर्किट में धारा जब तक प्रवाहित होती रहेगी, ये जब तक आर्क बना रहता है। संपर्कों के बीच बहने वाला धारा आर्क प्रतिरोध पर निर्भर करता है। जब तक दोनों के कॉन्टैक्टों के बीच में ये आर्क बना रहेगा तब तक इसमें धारा प्रवाहित होगी, जिससे कि सर्किट ब्रेकर के ऑपरेटिंग टाइम पर प्रभाव पड़ेगा। 0.5 का टाइम है तो वो उससे अधिक समय लेगा पूरी तरह से सर्किट को अलग करने में। यहाँ पर लिखा है कि आर्क प्रतिरोध निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करता है। हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध की फार्मूला क्या होता है। किसी भी चीज का प्रतिरोध R इक्वल रो एल अपान ए होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। देखिए वही यहाँ पर लिखा है, आयनन की डिग्री, आयनन की कणों की संख्या में कमी के साथ आर्क प्रतिरोध बढ़ता है। जैसा कि आप समझिए कि अगर कोई दो माध्यम है, इसके बीच कोई आयनित कण अधिक है तो इसमें धारा अधिक प्रवाहित होगी। अगर आयनित कण कम है तो धारा कम प्रवाहित होगी। तो यहाँ ये समझ में आ रहा है कि अगर जो आयनित कण है उसे अधिक संख्या में होगी तो प्रतिरोध जो हमारा है, प्रतिरोध कम होगा। अगर आयनित कण कम है तो प्रतिरोध हमारा अधिक होगा। आर्क की लंबाई के साथ आर्क प्रतिरोध बढ़ता है। जैसे हम लोग कंडक्टर में देखते हैं कि कंडक्टर की लंबाई बढ़ा दिया जाता है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो वही यहाँ पर है। अगर आर्क की लंबाई अगर हम लोग बढ़ा दें, आर्क की लंबाई कैसे बढ़ा सकते, कांटेक्ट को और तेजी से दूर ले जाकर आर्क की लंबाई बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमारा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो उस पर करंट प्रवाहित होना बंद हो जाएगा। फिर तीसरा आर्क का क्रॉस सेक्शन, आर्क के एक सेक्शन के क्षेत्र में कमी के साथ आर्क प्रतिरोध बढ़ता है। हम लोग आर्क के सेक्शन को कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। देखिए अगर इसको बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा हमारा, इसको कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा हमारा। तो यहाँ पर इस तरफ आर्क प्रतिरोध को बढ़ाकर आर्क प्रतिरोध को बढ़ाकर धारा को बहने में रोक सकते हैं, जिससे कि आर्क हमारा खत्म हो जाएगा। इससे पता चलता है कि जो हमारा आर्क उत्पन्न होता है वो दोनों कांटेक्ट या संपर्कों के बीच माध्यम में आयल या एयर के आयनित या फिर अवाष्पित होने के कारण आर्क उत्पन्न होता है। अब इसके विलुप्त होने का सिद्धांत देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए आर्क के विलुप्त होने के सिद्धांत। सबसे पहले यहाँ पर ये लिखा गया है कि आर्क पहले उत्पन्न रख रखाव कैसे होता है, उसका वो बना रहता है क्यों। संपर्कों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आपके दोनों कांटेक्ट के बीच संपर्कों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो हमेशा करंट प्रवाहित होती रहती है, क्योंकि पता है कि जो धारा हमारी प्रवाहित होती है, धारा जो बहती है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण बढ़ती है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण बढ़ती है। तो जब तक हमारे संपर्कों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक धारा प्रवाहित होती रहेगी और आर्क बना रहेगा। यहाँ पर देखिए वही लिखा गया है, जब संपर्कों में एक छोटा सा अलगाव होता है तो उनके बीच
पोटेंशियल डिफरेंस आर्क बनाए रखने के लिए पर्याप्त होता है। एक उनके बीच छोटा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस आर्क को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि हमारा जो एयर है या फिर आयल है वो उसके कण कंडक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो ये करंट प्रवाहित होती रहेगी। आर्क को बुझाने का एक तरीका संपर्कों को इतनी दूरी तक अलग करना है कि आर्क को बनाए रखने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अपर्याप्त हो जाता है। देखिए, इसमें यह कहा गया है कि इसको अपर्याप्त करने के लिए एक कांटेक्ट है तो दूसरे कांटेक्ट को इतना दूरी तक ले जाए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो खत्म हो जाए। तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हाई वोल्टेज में हमें बहुत बहुत दूर तक ले जाना पड़ेगा, बहुत दूर तक ले जाना पड़ेगा। तो ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यहाँ पर लिखा भी गया है कि हालांकि उच्च वोल्टेज प्रणाली में यह विधि अव्यवहारिक है, जहाँ कई मीटर की दूरी की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि उच्च वोल्टेज में हम लोग को इसे बहुत कई मीटर दूरी ले जाना होगा, जिससे कि हम लोग उतने बड़े सर्किट ब्रेकर नहीं बना सकते ना। तो ये अव्यवहारिक है, इसे यूज नहीं किया जा सकता। अब दूसरा कारण है संपर्कों के बीच आयनित कण। करंट क्यों प्रवाहित हो रहा है? संपर्कों के बीच आयनित कण की वजह से हो रहा है। तो संपर्कों के बीच आयनित कण को बनाए रखने के लिए प्रवृत्त होती है। संपर्कों के बीच आयनित कण आर्क को बनाए रखने के लिए प्रवृत्त होती है। तो हम लोग आयनित कण को कम कर आर्क को बुझा सकते हैं या फिर आर्क को खत्म कर सकते हैं। यदि आर्क पथ को विआयनितकृत किया जाता है तो आर्क विलुप्त होने की सुविधा होगी। विआयनितकृत मतलब उसे कम किया जा सकता है, उसे अनावेशित किया जा सकता है, तो आर्क को विलुप्त किया जा सकता है। यह आर्क को ठंडा करके आयनित कणों को हटाकर प्राप्त किया जा सकता है, या फिर हम वहां पर कूलिंग लगाए या फिर आयनित कण को हटा दिया जाए, आयनित कण को रिप्लेस कर दिया जाए, हटाकर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब उसे हटा दिया जाए तो जो हमारा आर्क है वो खत्म हो सकता है। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे आर्क समाप्त करने के मेथड। आर्क समाप्त करने के मेथड, दो मेथड है। एक है हाई रेजिस्टेंस, होता है, दूसरा लो रेजिस्टेंस, कम रेजिस्टेंस या शून्य प्रतिरोध विधि होता है। इसको आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। और आप लोग को ये जो चैप्टर सर्किट ब्रेकर का, इसको समाप्त होने के बाद टेलीग्राम पर, न्यूक्लियस इलेक्ट्रिकल टेलीग्राम पर ये इसका PDF भेज दूंगा। आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, ये आप लोग को आ जाएगा। धन्यवाद।